फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं शिक्षा शास्त्र के शिक्षा के अभिकरण के रूप में जनसंचार टॉपिक को लेकर के। तो हमारा टॉपिक है जनसंचार किस तरीके से शिक्षा के साधन के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि जनसंचार होता क्या है, यानी कम्युनिकेशन अपने विचारों को किसी दूसरे के साथ में दूसरे को समझाना और दूसरे के विचारों को समझना, यानी विचारों का आदान प्रदान जो है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण वास्तविक जो इसकी वो है उत्पत्ति, यानी संप्रेषण या संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से हुई है, या ये कह सकते हैं कि संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। अतः संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामान्य अवबोध के साथ आदान प्रदान का प्रयास करते हैं। संचार का सबसे अच्छा माध्यम हमारी आवाज़ और भाषा है। अब परिभाषा है। पहली परिभाषा एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित होता है। यानी जो संप्रेषण है, जो क्रिया है, वो किस तरीके से, चाहे वो सोते में करे या जगते में, या चेतन अवस्था में या अचेतन अवस्था में, तो वो संकेतों के रूप में जो उपकरणों के माध्यम से की जाती है वो संचार की व्यवस्था है। दूसरी परिभाषा है एडगर डेले के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर छानने की प्रक्रिया है। बताएं संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं जो निम्न है। क्या विशेषताएं हैं? पहला नंबर है, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है, बिना उद्देश्य के कोई भी विचारों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। सेकंड, इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर ध्यान दिया जाता है। थर्ड है, इसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। संवेदनाएं हैं, विचार हैं, भाव हैं, ये सभी इसमें समावेशित होते हैं। फोर्थ नंबर है, प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए बुनियादी तत्व है। यानी अगर शिक्षण को बहुत अच्छा बनाना है तो संप्रेषण भी हमारा प्रभावशाली होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावशाली होना चाहिए। अगला पॉइंट है, यह एक द्विवाही प्रक्रिया है, यानी टू वे सिस्टम है ये, कि एक संदेश देने वाला होता है और एक संदेश को ग्रहण करने वाला होता है। दो व्यक्ति होते हैं तब कम्युनिकेशन की प्रक्रिया हमारी कंप्लीट होती है। अगला पॉइंट है, संप्रेषण में हम उन्हीं चीज़ों एवं विचारों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। हम फालतू के विचारों का प्रत्यक्षीकरण संप्रेषण में नहीं करते हैं। अगला है संप्रेषण के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है? तो कुल मिला के ये 4 प्रकार का होता है। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल से मतलब है कि एक अकेला व्यक्ति होता है जो अपने ही विचारों में मग्न रहता है, तो और अपने आप से ही वो कम्युनिकेट करता है, अपने आप से ही अपने ही विचारों में व्यस्त रहता है, तो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल यानी इसमें 2 व्यक्ति होंगे कि एक सुनने वाला होगा और एक सुनाने वाला होगा, तो तब ये जो है क्रिया हमारी पूरी होती है। तो दूसरे नंबर का इंटरपर्सनल 2 व्यक्तियों के साथ होता है। थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक समूह के रूप में बैठेंगे। जैसे आपस में एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ग्रुप में 2 या 4 लोग ही बैठते हैं, 4 लोग बैठ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग बैठ जाएँ, तो उस तरीके से ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का। उसके बाद चौथा प्रकार है मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब है बहुत बड़ा समूह है, ये समूह वाले ही ग्रुप कम्युनिकेशन का ही रूप है, लेकिन ये ग्रुप कम्युनिकेशन से भी बड़ा है। इसमें कई ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इसको इंटरनेट वाली जो सुविधा है वो इसके अंतर्गत आती है। संप्रेषण की प्रक्रिया और उसके तत्व, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया जो पूरी होती है वो किन किन चरणों के साथ पूरी होती है और उसमें कौन कौन से वो चरण होते हैं, चरण या तत्व होते हैं। तो ये निम्न होते हैं। पहला नंबर है इसमें स्रोत यानी सोर्स, या कह सकते हैं सेंडर, जो भेजने वाला है। अब उसके बाद है संदेश। सेकंड पॉइंट आता है, सबसे पहले तो सोर्स होना चाहिए। दूसरा कि सोर्स जब हमारे पास होगा तो हम भेजेंगे क्या, तो मैसेज होना चाहिए, यानी संदेश होना चाहिए, तब हम उसको भेज पाएंगे। अब संदेश हम सीधे सीधे जैसे बोलते हैं ऐसा ही नहीं भेजते हैं।
हमारी जो डिवाइस है जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं वो हमारे संदेश को या हमारी भाषा को संकेतों के रूप में कन्वर्ट करती है। तो एनकोडिंग यानी एनकोडर लगा होता है उसमें, तब वो एनकोडिंग करती है। तो संदेश के बाद आता है संकेतन। उसके बाद आता है माध्यम, यानी किस माध्यम से हम भेज रहे हैं किसी को संदेश। माध्यम के बाद आता है कूट संकेतन, यानी जो व्यक्ति रिसीव करने वाला है उसके पास भी एक डिकोडर यानी उस संकेत की भाषा को सामान्य भाषा में कन्वर्ट करने के लिए लगा होता है, उसे डिकोडर कहते हैं। यानी डिकोडिंग की जाती है उसकी। उसके बाद जो जिसके पास संदेश भेजा जाता है वो रिसीव करता है, उसे रिसीवर कहा जाता है। और रिसीव करने के बाद में वो उसकी प्रतिपुष्टि करता है या उसके बाद वो फीडबैक देता है, उसका जवाब देता है। तो इसमें कुल मिला के जो तत्व बने वो 7 बने। पहला स्रोत, दूसरा संदेश, तीसरा संकेतन, चौथा माध्यम, पांचवा कूट संकेतन, छठा प्राप्तकर्ता और सातवां प्रतिपुष्टि। अगला पॉइंट है संप्रेषण में बाधक तत्व, यानी इसमें कौन कौन से तत्व बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो बाधाएं उत्पन्न करने वाले सबसे पहला तत्व है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाओं में यानी आसपास का वातावरण है जिसमें शोरगुल है, वातावरण, भौतिक अनुक्रियाएं या स्वास्थ्य खराब है व्यक्ति का या ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहा है, ये भौतिक बाधा के अंतर्गत आता है। सेकंड है भाषा की बाधाएं, यानी शब्दों का बहुत बड़ा आडंबर नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा शब्दों का आडंबर है लेकिन उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो वो हमारा संप्रेषण में बाधक है। दूसरे स्पष्ट शब्द नहीं है या उच्चारण सही नहीं है या बहुत अनावश्यक शब्द उसमें यूज़ किए हुए हैं और अस्पष्ट व अतार्किक संकेत हैं। तो ये सब भाषा की बाधाएं हैं। तीसरा नंबर है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में यानी जो प्रत्यक्षीकरण किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है या उसमें संवेग और भावनाएं उपस्थित नहीं हैं या बहुत अधिक मात्रा में संवेग और भावनाएं उपस्थित हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आता है। चिंता है, अनुभव है, अपूर्ण जिज्ञासा है, जिज्ञासा पूरी नहीं है, फिर पूर्वाग्रह। अगला चौथा है पृष्ठभूमि की बाधा। पृष्ठभूमि यानी पूर्व अधिगम। अधिगम जो है वो पहले से पूरा नहीं है या पहले से कोई चीज़ सीखी नहीं गई है और उसके बावजूद भी हम संप्रेषण की क्रिया को अंजाम दे रहे हैं, तो वो हमारी बाधा के रूप में है। दूसरा है सांस्कृतिक भेदभाव, यानी जगह जगह संस्कृति का भेद बहुत अधिक बाधाओं के रूप में उत्पन्न होता है। और फिर पूर्व कार्य संबंधी वातावरण। अगला पॉइंट आता है संप्रेषण के माध्यम, यानी किन किन माध्यम से हम संप्रेषण का कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 माध्यम हैं, संप्रेषण के 2 माध्यम हैं। पहला तो है प्रिंट मीडिया और दूसरा है नॉन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम और नॉन प्रिंट मीडिया अमुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आता है यानी जो छपा हुआ है। छपा हुआ में समाचार पत्र होते हैं, वर्क शोध पत्र होते हैं, जर्नल होते हैं, शब्दकोश होते हैं यानी डिक्शनरी जिसको कहते हैं, पुस्तकें होती हैं और इंसाइक्लोपीडिया होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं। दूसरी नॉन प्रिंट मीडिया के अंतर्गत ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं केवल ऑडियो जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, जिन्हें हम श्रव्य माध्यम कहते हैं, जैसे रेडियो और टेप रिकॉर्डर। दूसरा है दृश्य माध्यम यानी वीडियो, जिसको केवल देखा जा सकता है। तो देखने में क्या है कि चार्ट हैं, चार्ट लटके हुए हैं, उन्हें हम देख रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, मॉडल हैं, स्लाइड्स हैं या नक्शे हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर और फिल्म प्रोजेक्टर, ये हमारे दृश्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अगला थर्ड है श्रव्य दृश्य माध्यम यानी ऑडियो विजुअल जिसको कहते हैं, जो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसमें टेलीविज़न है, वीडियो डिस्क हैं और आपका वीडियो टेक्स्ट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है और एक और इसमें आता है इंटरनेट। आपका इंटरनेट भी इसी के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है संचार माध्यम का महत्व व आवश्यकता, यानी इसका महत्व क्या है और आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि पहले कोई भी सूचना दूर दूर तक पहुंचाने के लिए या तो टेलीग्राम का प्रयोग करते थे या फिर व्यक्ति जाता था या पशु पक्षियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के समय में इससे हमें क्या है कि कोई भी सूचना अगर पहुंचानी है दूर तक तो बहुत शीघ्रता के साथ हम पहुंचा सकते हैं। और अगला पॉइंट इसमें सेकंड नंबर सामाजिक दृष्टि से जन सामान्य में और जागरूकता उत्पन्न करना, यानी समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यवस्तु अथवा सूचनाओं को सरल और सुबोध बनाना है। पाठ्यक्रम जो है या जो सूचनाएं हैं उनको आसान बनाने का काम भी इससे किया जा सकता है। अगला पॉइंट समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों
आदि के द्वारा आम जन को एक जागरूक नागरिक बनाना। यानी इन सब में जागरूकता अभियान, जैसे कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया है या वैक्सीनेशन के प्रति चलाया गया है। तो ये सब जो जागरूकता अभियान है वो हम समाचार पत्रों के ज़रिए, पत्रिकाओं के ज़रिए या रेडियो प्रसारणों या टीवी वगैरह के द्वारा करते हैं और इससे हम लोगों को जागरूक बनाते हैं। अगला पॉइंट है जन जन तक शिक्षा पहुंचाकर धारा 45 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण करना। हमारी जो संविधान की धारा है 45, उसमें यह है कि जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, तो इसके द्वारा हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। अगला पॉइंट, संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम के प्रदर्शन द्वारा जनमानस को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना। यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाए, विभिन्न जगह का जो हमारी भारतीय संस्कृति है विभिन्नताओं से भरी हुई है, तो उसके ऊपर कार्यक्रम तैयार करके अपनी भारतीय संस्कृति से हम व्यक्तियों को परिचित करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को देश विदेश की घटनाओं के बारे में जानकारी देना, ये भी संचार के माध्यम से किया जाता है, और लोगों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ का जो विकास है वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है जो है कि हम इसका प्रयोग मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं। आवश्यकता जैसे मनोरंजन करने की भी अगर आवश्यकता है तो हम संचार का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के साथ हम उपस्थित होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।